सामाजिक समीकरणों के आधार पर हमसे ज्यादा उनके पास कोई बढ़िया मजबूत आदमी नहीं था। स्पीकर के ऊपर कुछ कभी कभी इस तरह के आरोप रखते हैं तो गुनाह क्या है इसमें? अखबार में छपना, टीवी में चलना एक बात है और संविधान की किताब में लिखा हुआ होना दूसरी बात है। यही समझ लोगों की गड़बड़ है कि जो आगे बढ़ के मीना थाम लेता है जमाना उसी का होता है। जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं सारे के सारे लोग जिम्मेवार हैं। देश में कोरोना से लोग मर रहे हैं और ट्रंप को लेकर घूम रहे हैं प्रधानमंत्री जी। वर्ल्ड भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस करेगा जब पीएमसीएच में जाएगा तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे सामने हैं बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी। आइए जानते हैं उदय नारायण चौधरी जी से आज की राजनीति पर इनकी क्या सोच है। सर, ब्रेकिंग बिहार में आपका स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, पहला दलित स्पीकर बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है बिहार? हाँ, मिला है। और ये पहला सौभाग्य जो आपको मिला है सर दलित स्पीकर बनने का, ये नीतीश कुमार जी की ही देन है? इस पर देखिए, नीतीश कुमार जी की ही देन है। जरूर वो मुख्यमंत्री थे उस समय, लेकिन इसके पहले का भी बैकग्राउंड आपको जानना चाहिए। 2000 में आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने में और उस इनके चेहरे को आगे बढ़ाने में हम सब लोगों की भूमिका थी और मजबूती से भूमिका थी ऐसा नहीं। और जो उस समय राजनीतिक परिस्थिति थी बिहार की, उस परिस्थिति में मजबूती के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम मामूली बात नहीं था। और 2005 के बाद जो चुनाव सब हुए उसमें भी हमारी यहाँ भूमिका रही पार्टी को आगे बढ़ाने में जब उनके साथ थे तो उस परिस्थिति में सामाजिक समीकरणों के आधार पर हमसे ज्यादा उनके पास कोई बढ़िया मजबूत आदमी नहीं था जो इस काम को कर सके, इसलिए उन्होंने बनाया था। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जब तक मैं रहा उनके साथ, उनके ऊपर कभी किसी का कोई आरोप नहीं लगने दिया और संवैधानिक तरीके से मैं उस कुर्सी को चलाने का काम किया। सर, 2005 से 2015 तक आप स्पीकर रहे। इस दौरान कई बार आपको जो है मुख्यमंत्री का पक्षपात करने का आरोप विपक्ष की ओर से लगाया गया था। देखिए, हमारे देश में स्पीकर का जो पद है वो अन्य देशों के जैसा नहीं है। हमारे राज्य और देश में हमारा जो संविधान है वो संविधान में थोड़ा सा लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान का हम लोगों ने लिया है। और इंग्लैंड में जो हाउस ऑफ कॉमन का जो स्पीकर होता है वो स्पीकर फिर चुनाव नहीं लड़ता है, याद रखिएगा। इसलिए और वो परमानेंट हाउस ऑफ लॉर्ड का सदस्य हो जाता है जब हटता है तो, और मुख्य धारा के चुनाव से बाहर हो जाता है। हमारे देश में तो ऐसा है नहीं। हमारे देश में प्रक्रिया थोड़ी भिन्न है और हमारे देश में जो बहुमत दल का होता है स्पीकर, तो ये भी आप जान लीजिए कि हाउस के अंदर जब अंतिम फैसला करना होता है, मान लीजिए बराबर आ गया दोनों का वोट, तो स्पीकर को ही वोट देना है। तो स्पीकर किधर देगा वोट? जिसके सिंबल पर जाया है जीत करके उधर जाएगा कि ये परंपरा है, कानून है, नियम है। तो अगर मैं स्पीकर के ऊपर कुछ कभी कभी इस तरह के आरोप रखते हैं तो गुनाह क्या है इसमें? सर, 2015 में महागठबंधन की सुनामी चल रही थी, उस सुनामी में भी आपकी हार हो गई। हार के कई कारण हैं हमारे उस समय, जिसकी मैं व्याख्या नहीं करना चाहता हूं आज की तारीख में, और उचित नहीं होगा आज इस बात को बोलना। नहीं, कुछ अंदरूनी कारण भी हैं और बाहरी कारण भी हैं, दोनों। एक समय सर ऐसा भी आया था कि आपको गैर संवैधानिक तरीके से राजद के विधायकों को मान्यता देने का मामला आया था, वो क्या था सर? गैर संवैधानिक तरीके से मान्यता तो दी ही नहीं जा सकती है। आरोप ऐसा लग रहा है। देखिए, अखबार में छपना, टीवी में चलना एक बात है और संविधान की किताब में लिखा हुआ होना दूसरी बात है।
तो मैं जो भी, जब तक मैं बैठा रहा उस कुर्सी पर, तब तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं किया जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है उस संविधान से बाहर जाकर के हमने कोई निर्णय लिया। इसलिए मैं आज भी अपने फैसलों पर, अपने कार्यों पर, अपने निर्णयों पर गौरवान्वित महसूस करता हूं। सर, जिस राजद में आज आप अभी हैं, उसी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी आप पर बहुत ही तीखा आरोप लगाया था। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है। हम जब विपक्ष में उनके थे तो हम पर आरोप लगाना तो उनका लाजिम न था। मैं उनको खराब नहीं मानता हूं। ये जदयू सर आपने छोड़ा, आरजेडी जब ज्वाइन किया, आपने देखा कि अब किसी तरह का हमको कोई पद नहीं मिल रहा है, इस तरह का आरोप आप पर है, तब आपने 2018 में आरजेडी ज्वाइन किया। यही समझ लोगों की गड़बड़ है, जो कि राजनीति जदयू में का बीजेपी से संबंध विच्छेद हो गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। और इस लाइन को हम लोग बढ़ाने वाले आगे में थे, इस लाइन को आगे बढ़ाने वालों में थे। और रातों रात जब इन्होंने बीजेपी के साथ मिलने का काम कर दिया तो मैंने कहा कि आप जा सकते हैं बीजेपी के साथ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा बीजेपी के साथ। मतभेद हो गया, यही से मेरा शुरू हो गया। सर, इतने दिन आपने जदयू में रहा, अपने अच्छे आप पदों पर रहे, मंत्री भी रहे, स्पीकर भी रहे, क्या जदयू छोड़ने का सर कभी मलाल होता है? कोई मलाल नहीं, कोई मलाल नहीं। चूंकि नीतिगत मैं छोड़ा हूं ना, मलाल तो तब होता है जब मैं कोई लोभ से सोचता, कोई कुर्सी के हिसाब से छोड़ता। सत्ताधारी दल को छोड़ के विपक्ष में कौन सी कुर्सी मिलने वाली है हमको नहीं पता है क्या? हमको बखूबी पता है। रामविलास जी सर गुजर गए, उनके गुजरने के बाद बिहार का दलित समाज किस नेता की ओर, किस पार्टी की ओर टकटकी लगाए देख रहा है? क्योंकि रामविलास जी जो है वो दलितों के बहुत बड़े नेता थे। उनके निधन से दलितों का मसीहा के रूप में जो रिक्ति हुई है, आपकी नज़र में उसे कौन भर सकता है? रामविलास जी एक समय में दलितों का मसीहा के रूप में उभरे थे। वो 2 दशक पहले की बात थी, लेकिन 2 दशक पहले से, 1 दशक पहले से जो उनका बीजेपी के साथ जिस तरीके से एनडीए में उनका एक्शन हुआ या जो कार्रवाई हुई, उससे वो मसीहा नहीं रह गए थे। हर व्यक्ति के जीवन में, हर राजनीतिक लोगों के जीवन में अलग अलग फेज होता है और अलग अलग उसके बारे में लोगों में क्रेज होती है और मान्यता होती है। तो एक मसीहा का उनको फेज आया था, लेकिन वो बाद में धूमिल हो गया। अभी सर आप 1 मिनट में बता रहा हूँ आपको। और वो धूमिल होने के कारण आज के तारीख में पिछले 1 दशक से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक ही चिंता है केवल पूरे देश में, कि ये देश में जो संविधान है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, इसके अनुयायियों को कैसे नजदीक लाया जाए। लोगों को ये बात, बहुत सारे लोगों को बात समझ में नहीं आती है, इधर उधर सोचते हैं। यहाँ लड़ाई है 2 ही चीज का देश में, अभी जो राजनीतिक धारा है 2 ही है। ये देश मनुस्मृति के रास्ते चलेगा या भारत के बनाए हुए संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते चलेगा, ये लड़ाई है। और उस लड़ाई में जो ये धारा चली है पूरे देश में आज के नौजवानों में, दलितों में, उसमें भाजपा के साथ जो दलित हैं उनका चेहरा धूमिल हुआ है, चाहे वो राष्ट्रपति के हों या चाहे रामविलास जी रहे हो या आज जो भी भाजपा के साथ है, उसका चेहरा धूमिल हुआ है। अब उसी का चेहरा चमकने वाला है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परचम को आगे लहराने का काम करेगा। आप इसको ऐसा बात आप जो है किस नेता में ये छवि आप देख रहे हैं जो कि भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चले, उनकी बातों को आगे बढ़ाए? बहुत सारे नौजवान निकल के आ रहे हैं आगे। सर नाम अगर आप... नहीं, नाम लेने बहुत सारे लोग निकल के आ रहे हैं। और कहावत है कि जो आगे बढ़ के मीना थाम लेता है, जमाना उसी का होता है। 2020 से सर पूरा देश कोरोना से प्रभावित है, बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी काफ़ी किरकिरी हुई है। ऐसे में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को आप किस रूप में देख रहे हैं?
क्योंकि आप खुद मंत्री रह चुके हैं, आप स्पीकर रह चुके हैं, बिहार से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अभी जो वर्तमान में जो स्वास्थ्य व्यवस्था में जो गड़बड़ी है, जिस तरह का लोगों की मौत हुई कोरोना काल में, जो त्रासदी मची हुई थी, चाहे वो ऑक्सीजन का हो या दवा का हो, इसको सर आप गवर्नमेंट की विफलता के रूप में देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इस देश में और इस राज्य में जो आम जनता की मूल समस्या है, उन समस्याओं से हट करके एक बहस चलाई जाती है। मूल समस्या है आम जनता की भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा और शिक्षा, लेकिन इससे भटका करके चर्चा चलाई जाती है, कभी जात का, कभी धर्म का, कभी भावनात्मक मुद्दों को लेकर, कश्मीर का बंटवारा जैसे करके, नागरिकता के मुद्दों को लेकर के ये चलाया जाता है। आज तक किसी पार्टी ने क्या बेरोजगारी को अपना मुद्दा बनाया क्या? आज तक किसी पार्टी ने क्या स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए अपना मुद्दा बनाया क्या? और हम लोगों के देश में, हम लोगों के राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। इसके लिए आखिर कौन जिम्मेवार है? जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, सारे के सारे लोग जिम्मेवार हैं और पूर्ण रूप से जिम्मेवार हैं। देश में कोरोना से लोग मर रहे हैं और ट्रंप को लेकर घूम रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मेरा तो मानना है सर कि कोरोना से ज्यादा अव्यवस्था के कारण मौत हुई। हाँ, और जो दूसरी लहर आई कोरोना की, तो प्रधानमंत्री जी को चिंता थी पश्चिम बंगाल का चुनाव। उनके प्राथमिकता में कहां थे कि लोग यहां पटपटा के मर रहे हैं। बनारस में हजारों हजार लोग मर गए, उसके बारे में उनको कोई चिंता थी? उसकी चिंता नहीं थी। चिंता थी कि बंगाल में कैसे चुनाव जीता जाए, ये चिंता थी। और अव्यवस्था, इससे भी ज्यादा बड़ी क्या अव्यवस्था होगी? 2 ही साल पहले गोरखपुर में ऑक्सीजन के अभाव में सैकड़ों बच्चे मर गए थे। ये इसी काल की बात है, 2 साल पहले की बात है। दवा नहीं, सबसे ज्यादा लोग मरे हैं यहां से गांव तक में, गांव से शहर तक में। एक तो पहला कि ऑक्सीजन के अभाव में मरे, दवा के अभाव में मरे, और तो और पैरासीटामोल का ब्लैक होने लगा। रेमडेसिविर का तो नाम ही मत लीजिए, वो तो लाखों रुपया में सस्ता समझा जा रहा था उस समय में, जो निकाला गया कि इससे आदमी बचेगा जान, तो लाखों रुपया। ये गैस सिलेंडर जो 1000 रुपये का गैस सिलेंडर है, 10-10 हजार, 25-25 हजार, 26 हजार, 30 हजार में बिका। ऑक्सीजन सिलेंडर जी, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। भाई ऑक्सीजन के बिना सैकड़ों लोग मर गए। दिल्ली के राजधानी जैसे शहर पर लोग मर गए, बिहार में मरे, सभी जगहों पर मरे, ऑक्सीजन के अभाव में मरे। तो इस राज्य में कोई व्यवस्था है कहाँ? चिकित्सा व्यवस्था कहने के लिए तो हमारे मुख्यमंत्री जी और सारे लोग मंत्री जी कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास की व्यवस्था है पीएमसीएच को। वर्ल्ड भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस करेगा जब पीएमसीएच में जाएगा। तो अभी सर बिहार की राजनीति को आप किधर जाता हुआ देख रहे हैं? बिहार की राजनीति देश की राजनीति से अलग नहीं होगी। जो देश की राजनीति होगी उसी में बिहार की राजनीति भी सम्मिलित रहेगी। और देश की राजनीति जो है अब एनडीए के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। हम नहीं जानते रिजल्ट क्या होगा, चूंकि एनडीए के अंदर ही घमासान बढ़ा हुआ है। मोदी जोगी का घमासान, आरएसएस का घमासान, सब घमासान बढ़ा हुआ है, तो बाकी लोग कहां रहेंगे? अभी सर मुख्यमंत्री जी बिहार के जो हैं नीतीश कुमार जी दिल्ली गए हैं आंख दिखाने के लिए, जैसा कि बताया जा रहा है कि उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी है। तो आपको क्या लगता है, ये आंख ही है या कुछ मंत्रालय का भी बात है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
के प्रति मैं व्यक्तिगत तौर से मैंने शुभकामना व्यक्त करता हूं। अपने इलाज के लिए गए हैं, शीघ्र स्वस्थ हो जाए, मैं ये कामना करता हूं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी। आपने देखा किस बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी, सारे आरोपों का विधिवत जवाब दिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहें ब्रेकिंग बिहार।